हेलो बच्चों, तो आप सबके लिए अब जैसा कि अभी 9th क्लास का वीडियो भी अपडेट हो चुका है, तो 10th क्लास के लिए आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं हमारा जो चैप्टर चल रहा था, कौन सा, दैनिक जीवन में रसायन। उसी में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्षारक के बारे में, और क्षारक के साथ साथ हम उसके प्रकार एवं गुणधर्म भी पढ़ेंगे। तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसी के अंदर आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, तो अभी जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्षारक के बारे में। तो क्षारक के बारे में अगर हम बात करें तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ याद रखनी है, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। और ये क्या, स्पर्श में अगर बात की जाए तो स्पर्श में कैसे होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी, कड़वे, स्वाद में कड़वे होंगे, और इसके अलावा स्पर्श में साबुन जैसे चिकने होते हैं। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एक और चीज़ बोल सकते हैं, जैसे यहाँ लाल लिटमस लिया, ये लाल लिटमस क्या है, हमारे पास में सूचक है। क्या है ये, सूचक। तो ऐसे और भी अगर मैं सूचकों के बारे में बताऊं तो आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि ये जो मैथिल ऑरेंज होता है ना, तो मैथिल ऑरेंज को क्या कर देते हैं, ये पीला। और फिनोल्फ्थेलीन इसको गुलाबी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुलाबी। तो यहाँ सूचक जो होंगे हमारे मैथिल ऑरेंज, उसको पीला कर देंगे, फिनोल्फ्थेलीन को गुलाबी कर देते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, यानी इसके उदाहरण की बात करूँ, तो उदाहरण हमारे पास कौन कौन से होंगे। हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप यहाँ बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला है, ये इसका नेम है। तो आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं बात करूँ तो MgOH होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे बेस के बारे में, यानी क्षारकों के बारे में आप यहाँ समझ सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं और हाइड्रोक्साइड क्षारकों की तरह ही ये व्यवहार करता है। मतलब धात्विक हाइड्रोक्साइड जो होंगे, या धात्विक ऑक्साइड अगर मैं बात करूं, धात्विक ऑक्साइड ये कुछ थोड़ा बहुत हमारे पास में किसकी तरह काम करेंगे, ये क्षारकों की तरह काम करेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्साइड क्षारक जो होते हैं उनकी तरह ये काम करेंगे। तो ये हमारे पास हुआ कुछ थोड़ा बहुत क्षारक, उसके उदाहरण के बारे में। अब हम बात करते हैं क्षारकों के प्रकार के बारे में। क्षारकों के प्रकार, बेटा क्षारकों के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो क्षारक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे, पहला होगा प्रबल क्षारक, दूसरा होगा दुर्बल क्षारक। अच्छा, प्रबल क्षारक की बात करूं तो प्रबल क्षारक क्या होंगे, और दुर्बल क्षारक की बात करूं तो दुर्बल क्षारक क्या होंगे। प्रबल क्षारक के बारे में अगर बोलूं तो ये अपने जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। मतलब ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतया या पूरी तरह आयनित हो जाते हैं।
ठीक है। ये अपने जलीय विलयन में क्या होगा, पूरी तरह से आयनित हो जाएंगे। और इसके कुछ उदाहरण भी हमारे पास में हैं, जैसे कि हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। अब दुर्बल क्षारक की बात करता हूँ। ये अपने जलीय विलयन में, ये अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, आयनित होते हैं। तो ये क्या होता है, अपने जलीय विलयन में क्या होगा, आंशिक रूप से आयनित होते हैं। अब ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं, तो इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं, इनके जलीय विलयन में अणु तथा आयन दोनों उपस्थित होते हैं। ये इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इनके जलीय विलयन में अणु तथा आयन दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ हमारे पास में इसके बारे में कि प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। तो बच्चों इसके आगे हम देख रहे थे कि मतलब क्षारक के मैंने अभी बताया प्रकार और क्षारक होता क्या है। क्षारक के इन दोनों चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे, क्षारक के गुणधर्म के बारे में। तो क्षारक के गुणधर्म में हम क्या समझ सकते हैं, पहला गुणधर्म ये है कि क्षारक धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करते हैं और उसके साथ में लवण बनाते हैं। मतलब क्षारक धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस व लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है। यानी क्षारक प्लस धातु क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन क्या होगा, गैस के रूप में बाहर निष्कासित हो जाएगा। दूसरा, इसके आगे बात करते हैं तो क्या होगा कि क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया, मतलब क्षारकों की अम्ल के साथ अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण भी बना सकते हैं। कैसे, यहाँ क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। यानी क्षारक जब अभिक्रिया करेगा अम्ल से तो लवण और जल का निर्माण करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण। लास्ट टाइम बताया था मैंने, याद नहीं है शायद, रखा करो बेटा, अच्छे से ध्यान से रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्या करते हैं कि क्षारक जो होता है ना, क्या क्षारक, ये अभिक्रिया अगर अधात्विक ऑक्साइड से करेगा, किससे, अधात्विक ऑक्साइड। अब अगर ये अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, लवण और जल। तो इसीलिए अधात्विक ऑक्साइड हमेशा किसकी, अम्ल की तरह व्यवहार करती है। और अगर मैं धात्विक ऑक्साइड की बात करता, धात्विक ऑक्साइड, तो वो किसकी तरह से काम करेगी, ठीक है, ये वो करेगी क्षारकों की तरह काम पूरा, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड क्षारकों की तरह और अधात्विक ऑक्साइड अम्ल की तरह कार्य करेगी। ये पॉइंट भी ध्यान रखने का था। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो ये क्या होता है कि क्षारक जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। मतलब अगर मैं इसको जल में घोल दूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं जल में घोल दूंगा, जल में घोलने पर ये क्या करेगा, सोडियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरह से ये दोनों घुल के इसमें मिल जाएंगे।
अब इसी के साथ में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि क्षारक सारे के सारे जल में घुलनशील नहीं होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील क्षारक, घुलनशील क्षारक, इनको आप क्या कहोगे, इनको आप बोलोगे क्षार। क्या बोलोगे, क्षार। अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। क्षार जो घुल जाएगा क्षारक वो तो क्षार बन जाएगा, लेकिन जो घुलेगा नहीं वो क्या होगा, क्षारक मतलब क्षार नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आप आगे हम बात करें, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की। तो फिफ्थ पॉइंट आपको एक चीज़ और याद रखनी है, हमारे पास एक और पदार्थ होते हैं जिसे बोलते हैं हम उभयधर्मी। अच्छा, उभयधर्मी कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कुछ ध्यान है क्या, कौन कौन से होते हैं? तेल और एवं गंधक। तेल और गंधक उभयधर्मी होते हैं। ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं और क्षार के साथ भी, मतलब अम्ल के साथ भी घुल सकते हैं और क्षार के साथ भी। इसी वजह से इनको उभयधर्मी कहा जाता है, ठीक है। अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ, किसके साथ, दोनों के साथ ये घुल सकते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं उभयधर्मी। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रबल क्षार अपने जलीय विलयन तथा गलित अवस्था में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये लास्ट पॉइंट है, तो क्या बोलेंगे हम, प्रबल क्षार अपने जलीय विलयन एवं गलित अवस्था में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बहुत जल्दी से हाइड्रोक्साइड उपलब्ध कराएंगे। भाई क्षार प्रबल है तो अधिक मात्रा में OH प्रोड्यूस करेगा, और OH प्रोड्यूस करेगा इसका मतलब क्या होगा, आपके पास आयन यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, आयन उपलब्ध करा रहे हैं बहुत जल्दी में। तो इसीलिए प्रबल क्षार क्या होंगे, प्रबल क्षार जो होते हैं वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमारे पास हुआ। एक बार वापस से गुणधर्म देख लीजिए, मैंने क्या क्या बताया। पहला मैंने बताया कि ये धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस और लवण बनाएगा, जो पहला था। दूसरा, क्षारक जल के अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल, उदासीनीकरण हो गया वो। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ भी लवण और जल बनाएगा, मतलब अधात्विक ऑक्साइड अम्ल का काम कर रही है, ठीक है, और धात्विक ऑक्साइड क्षारक की तरह काम करती है, ठीक है। क्षारक जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, मतलब इसको जल में घोला जाएगा तो क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। इसके अलावा जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में उभयधर्मी हमारे पास क्या होता है कि जो तेल और गंधक हैं ये उभयधर्मी हैं, मतलब ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ में घुल जाते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, उभयधर्मी बोलेंगे, ठीक है। ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ घुल जाता है इसलिए उभयधर्मी हो गए। और प्रबल क्षार अपने जलीय विलयन एवं गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार, ठीक है। तो ये हमारे 6 पॉइंट हुए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ये आपका एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके एक बार रिवाइज़ करके, फिर उसके बाद में अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। तो बच्चों अभी जैसा वीडियो में आपने पूरा देखा, तो हमने अभी पढ़ा कि क्षारक जो होते हैं, क्षारक के क्या मतलब, इसका क्या परिभाषा है और इसके गुणधर्म क्या हैं और प्रकार क्या हैं। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। डाउट को पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझ तक ये पूरी जानकारी पहुंचाइए कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। आपकी जो भी शिकायतें होंगी उनको पूरी तरह से समझा जाएगा और उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना प्रेम बरसाते रहिए और इसी तरह
कंटिन्यूसली सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए फ्री में पूरी क्लासेस चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप घर पे होके भी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में तो आपके लिए ओपन है पूरा चैनल। आप जस्ट सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू क्लास लेना स्टार्ट कीजिए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।